दोस्तों, आज जिस मसले पर बात करने वाले हैं वो है रोजगार का मुद्दा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां जयपुर में रह करके प्रदेश भर के अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारियां किस कदर चल रही है, किस तरह से वे अपनी इम्तिहान को समय पर दे पा रहे हैं, क्या उन्हें समय पर रोज़गार मिल रहा है, इन्हीं मसलों पर आज अभ्यर्थियों के विचार जानेंगे। साथ ही में जिन कोचिंग संस्थानों में वे रह करके तैयारी करते हैं उन कोचिंग संस्थानों के क्या है हाल, ये भी जानने की कोशिश आज हमारी इस खास कार्यक्रम में रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं ऑटो का सफ़र, चलते जानते हैं लोगों के विचार। तो ऑटो रिपोर्टर के सफर में हम पहुंचे हैं उन युवाओं के पास में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। यूपीएससी, एसएससी और आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी, तमाम जो बोर्ड हैं उनकी जो एजेंसियां हैं उनकी भर्ती परीक्षाओं की इम्तिहानों की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर किस कदर तेज़ है आप देख भी पा रहे होंगे। ये जो पीजी हॉस्टल्स हैं जहाँ पर कि रह करके राजधानी में प्रदेश भर के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अपनी तैयारियाँ करते हैं और एक लंबा अरसा जो है वो इनका तैयारियों में गुजरता है। लेकिन जब परीक्षाएं होती है तो क्या वो तय समय पर हो पाती है, क्या तय समय पर परिणाम आ जाते हैं, क्या तय समय पर नियुक्ति मिल जाती है। मैं आज इसी मसले पर आप सबसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छी चल रही तैयारी? सर तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन इसमें भी विभिन्न प्रकार की अड़चनें आ रही है फिलहाल। किस तरह की अड़चनें? सर जैसे कि आपको पता होगा 2013 के बाद राज्य सरकार ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट का आयोजन किया नहीं है। और हम जिस कम्युनिटी से आते हैं विश्नोई समाज से आते हैं, और विश्नोई जो है वो सेंटर में जनरल से बिलोंग करती है और यहाँ पे ओबीसी से है। तो यहाँ पे सेट देने के लिए हमें 50% का होता है और वहाँ पे नेट के लिए हमें 55%। तो अब जिनकी पीजी है वो जो 2013 के बाद में हुई है और यहाँ पे 50% जिनके बने हैं वो तो नेट दे नहीं पा रहे हैं। और पहले जो गार का नियम था वो राज्य सरकार ने हटा दिया, फिर भी बच्चे जो है वो आ नहीं रहे हैं क्योंकि सेट करवाया नहीं है। सेट नहीं होने की वजह से असिस्टेंट अभी आपको ये लग रहा है कि ये परीक्षा भी कहीं प्रभावित नहीं हो जाए, जो आमतौर पर जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं का हमने देखा कि एक बड़ी कछुआ चाल रहती है, कहीं इस तरह की ये इसमें लापरवाही ना हो जाए? सर इसमें भी कल दैनिक नवज्योति के पेपर में न्यूज़ थी कि किसी ने कोर्ट में डाली है रिट कि सेट का आयोजन करवाया जाए। राज्य सरकार इस पर भी कुछ जवाब दे नहीं रही है संतुष्टि से। कुछ इसी तरह की आपके भी मन में यही चल रहा होगा? हाँ, 2016 के बाद में जो पटवारी है एग्ज़ाम 2020 में आया था, जो कोरोना की वजह से आगे डेट खसक गई थी, फिर अब वापस डेट आई है। तो उस टाइम में क्या हुआ कि जो मतलब ये हो रही थी भर्तियाँ रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड की जो भर्तियाँ हो रही थी उसके उस वजह से हमें और भी खिसका दिया। जो 4 चरणों में होनी थी वो अब चरणों में वापस जून मई में जा रहा है, इसलिए लगभग मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, किस तरह से आप तैयारी कर रहे थे और पटवारी की परीक्षा एकाएक जब आपको ये जानने को मिला कि ये अटक गई है, किस तरह से आप लोग को ये लगा कि आप जो है तब तैयारी इससे कहीं ना कहीं और प्रभावित होगी और दोबारा से वापस से तैयारी आपको करनी पड़ेगी? सर मैं पहले ये था कि जो मैं गांव से आया था, ठीक है, तो मैं सोचा कि अभी पटवारी है, अपने 5-6 महीने हैं, बस 5-6 महीने अच्छी तरह से मैं तैयारी करूंगा और इतने भी पैसे हैं गांव के पास पैसे है नहीं, ठीक है। फिर यकायक हुआ कि मतलब आगे डेट खिसक गई, तो फिर हमें और भी कर्ज लेके फिर वापस तैयारी करनी पड़ रही है, इसलिए मतलब बहुत बोझ बढ़ रहा है। इसलिए किस तरह की तकलीफ समझते हैं जो लोग प्रदेश के सुदूर इलाके से यहाँ पर आते हैं, रोजगार की उम्मीद लिए यहाँ आते हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी इस तरह की, उन लोग को किस तरह से तकलीफ का सामना करना पड़ता है जब भर्ती परीक्षाएं हमारी तय समय पर नहीं हो पाती? बहुत तकलीफ भर्ती करनी पड़ती है, क्योंकि फाइनेंशियल भी ये इंक्लूजन है कि फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उस वजह से हमारे मेंटल प्रेशर रहता है और भर्ती अच्छी तरह से हम तैयारी करते हैं वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती है, फिर हम कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं या फिर कोई चले जाते हैं। वो एक बड़ी निराशा सी स्थिति बन जाती है जब आप तैयारी करते हैं और समय पर परीक्षा नहीं हो पाती है। क्या किसी आपको लगता है कि जो आप लोग ने ये मुद्दे उठाए हैं, बेरोजगार भी कई बार हमें आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, उनके ऊपर कभी ठोस कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई हो कि समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं होने लगी हों, परिणाम आने लगे हों, नियुक्ति मिलने लगी हो? सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा है विशेष तो, लेकिन सुधार की उम्मीद कर सकते हैं अगर सरकार कुछ अच्छे स्टेप्स ले, टाइम पर एग्ज़ाम हो, जैसे आरक्षण के जितने भी मुद्दे हैं उनको अगर सॉर्ट आउट किया जाए, कोर्ट के द्वारा जितने भी वर्डिक्ट दिए जाते हैं, जो भी जैसे ओबीसी जनरल का मामला जितना भी हो रहा है उस पर, तो उनकी अनुपालना सही से की जाए तो समय पर भर्तियाँ हो सकती है।
और जितनी भी वैकेंसी हो रही है ना उनको टाइम पर पूरा करवा दिया जाए, 3 साल में एक हो या फिर 5 साल में एक हो। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं पिछले मेरा 2019 में PG हो गया है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। मैंने RS मेंस दिया था, इसका भी ये लेक्चर सिस्टम चल ही रहा है इसमें भी, और पटवारी की कर रहे हैं अभी। तो जयपुर में यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, किस तरह का खर्चा सबसे पहले तो यहाँ पर अलग से आपको उठाना पड़ता है, अपना जो परीक्षा है, अपना कोचिंग का है, उस खर्चे के लिए किस तरह से आप लोग तैयार होते हैं? क्या सभी पेरेंट्स के लिए ये मुमकिन रहता है कि वो अपने बच्चों पर इस तरह से खर्च कर सकें? नहीं, एक्चुअली में जो किसान फैमिली से आते हैं उनके लिए तो ये खर्चा वहन करना बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है। बाकी जो गवर्नमेंट जॉब से होते हैं जिनकी फैमिली वाले, उनके लिए तो कम संभावना बनती है, मतलब इतना कुछ दबाव नहीं रहता है। बाकी किसान फैमिली वालों के तो बहुत दबाव रहता है ऊपर। अच्छा, और ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर जो भी मैं देख रहा हूँ कि जयपुर में जो आकर के स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, तो क्या ग्रामीण परिवेश से ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं? जी सर, जयपुर में या अन्य किसी बड़े शहर में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उसमें से 70 से 80% स्टूडेंट है वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो यहाँ आप तैयारी करते हैं, किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा तो खर्च आप लोग का पड़ता है, और कैसे ये फाइनेंशियल बर्डन जो है आपके परिवारों पर रहती है? सर सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा खर्च तो हमारे रूम रेंट का पड़ता है। रूम रेंट में प्रत्येक अगर कहे तो 5 से 6 हज़ार रुपये रूम रेंट होता है। उसमें से अगर एक रूम में रहे 3 हज़ार रुपये पर स्टूडेंट पे खर्चा आता है। उसके बाद अदर जो है जिसमें बुक्स लाना है, कोचिंग लाना है, उसके अनुसार अगर मिला है तो पर मंथ एक स्टूडेंट के 6 से 7 हज़ार रुपये में खर्चा आता है। और वैसे एक स्टूडेंट पर कम से कम 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा, फिर खाने पीने का, कोचिंग का खर्च कितना बैठ जाता है? कम से कम एक कोर्स की हम कोई कोचिंग करते हैं उसका 15 से 20 हज़ार रुपये तक हमारा खर्चा बैठता है। जबकि पिछले दिनों की रेट के अंदर दोबारा भर्ती उन्होंने जारी की, उस अवधि के अंदर क्रॉस कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। उस कोर्स के अंदर अभी हम 3 महीनों के कम से कम 15 हज़ार रुपये कोर्स के एक कोर्स की फीस ले रहे थे। इस हिसाब से जो ग्रामीण इलाके से बच्चे बिलीव कर रहे हैं या किसान के बेटे, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है कि वो इतना बड़ा फीस देते हैं। उसके बाद भर्तियों को लंबा तो 2-2, 3-3 साल तक आगे बढ़ाते रहते हैं, 2-2, 3-3 साल तक आगे बढ़ाते रहते हैं, जिस वजह से उनको क्योंकि आत्म संतुष्टि नहीं होती, इसलिए दोबारा वो कोई भर्ती के लिए दोबारा कोचिंग करते हैं। इस वजह से बहुत लंबा चला जाता है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा खर्चा। उसके बाद रूम रेंट की देख लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा खर्चा होता है। एक बच्चे के कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये, और 2-2, 3-3 साल तक वो रहते हैं, तो बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो लंबी प्रक्रिया से यहाँ पर गुजरना पड़ता है तमाम अभ्यर्थियों को जो कि यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जयपुर में आकर के रहते हैं और प्रदेश के सुदूर इलाकों से यहाँ पर पहुँच करके अपने रोज़गार के, अपने सरकारी नौकरी के ख्वाब को पूरा करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। लेकिन ये ख्वाब जो है बहुत देरी से जा कर के कहीं पूरा हो पाता है, और कहीं पूरा होने में भी कई तरह की जो समस्याएं हैं वो उन्हें झेलनी पड़ती है। कार्यक्रम में बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक का वक्त है। तो राजस्थान में रोजगार की राह कितनी मुश्किल है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर लेने के बाद में क्या आसान है कि बहुत जल्द ही सरकारी नौकरी का ख्वाब पूरा हो सकेगा? क्या आसानी से सरकारी नौकरियां मिल जाती है? क्या तैयारी आसानी से हो जाती है? तो इन्हीं तमाम मसलों पर हम युवाओं से बात कर रहे हैं। एक कोचिंग संस्थान के बाहर आकर के हम रुके हैं और यहाँ पर जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं ये हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप? सर मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। कब से कर रहे हो तैयारी? अभी करीब 1 महीने से मैं कोचिंग में ज्वाइन की है मैंने, और इसी बार राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था, पटवारी की मिक्स यानी सारी तैयारी। अभी फ़िलहाल कोचिंग में पुलिस सब इंस्पेक्टर की कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि समय पे जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर हो जाती है, समय पे उनके रिजल्ट आ जाते हैं, समय पे नियुक्ति मिल सर जाती है? राजस्थान के अंदर कोई भी एग्ज़ाम न तो समय पे होती है, न तो समय पे होती है, न ही रिजल्ट समय पे आता है, न ही सही तरीके से रिजल्ट आता है। जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके अनुसार भी रिजल्ट नहीं आता। और ये हमारा दुर्भाग्य समझो कि जो राजस्थान की जो भर्ती है ना बहुत लेट लतीफ़ी में होती है। 2019 में फॉर्म भरो, 22 में एग्ज़ाम होती है, रिजल्ट आता है 23 में, ज्वाइनिंग मिलती है 25 में। तो ऐसा मतलब हाल हो रहा है पूरा। यही हाल है? यही हाल है सर। अभी जो सर 2016 में सर ऐसा ही की वो हुई थी सर परीक्षा, उसको सर अभी उसकी अभी रोक रखी है, ज्वाइनिंग नहीं मिली अभी तक सर। उससे पहले सर
RS की हुई थी सर परीक्षा, शायद 2018 में एग्जाम हुआ था उसका। कितना वक्त लग जाता है एक परीक्षा की तैयारी कम से करने कम 4 या 5 साल लगते हैं सर। में? 5 साल निकालने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है? नहीं है सर, गारंटी नहीं है सर, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। कितना खर्चा लग जाता है तैयारी करने में? ये पेपर देने आते हैं, उसके बाद पेपर कैंसिल कर देते हैं, और उसके बाद पेपर लीक हो गया, फिर कैंसिल कर देते हैं, वहाँ चल के ये आते हैं। पेपर लीक होने की बात जो है वो बड़ी सामने आई है। पिछले दिनों में कई नकल के इस तरह के प्रकरण भी देखे गए हैं। बहुत समस्या होती होगी जब आपको ये लगता है कि एक पेपर जिसकी तैयारी आपने की और आउट हो गया। आउट होता है सर, क्योंकि पेपर की तैयारी करते हैं और उसके बाद में फिर कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, इसकी वजह से पेपर आउट होने की वजह से वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पढ़ने वालों का कोई सिलेक्शन ही नहीं होता, थोड़े बहुत तो पेपर आउट होने की वजह से। कौन सी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं? सर PSI की कर रहे हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान। क्या चल रहा है उस परीक्षा में? सर उसमें अभी हम हिंदी की कोचिंग कर रहे हैं, मतलब स्पेशल हिंदी की तैयारी कर कितने रहे हैं। घंटे पढ़ाई करते हो आप? हम लोग करते हैं सर 8-10 घंटे तो पढ़ाई करते हैं लगभग। पढ़ाई के बाद में आपको उम्मीद है कि समय पे परीक्षा हो जाएगी और समय पे आपको रोजगार मिल उम्मीद तो सकेगा? नहीं है, लेकिन ऐसा हम रख रहे हैं कि ऐसा उम्मीद क्यों नहीं, मतलब उम्मीद क्यों नहीं जब आप तैयारी करके निकल रहे हैं? ना सर, कई परीक्षा नहीं हो पा रही है, चाहे आप राजस्थान की देख लो, चाहे आप रेलवे की देख लो, कई परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही है सर। उसके बाद रिजल्ट भी टाइम पर नहीं आता है, और टाइम पर आ भी जाता है तो उसमें फिर ये। एक बात बताइए, आए दिन जो बेरोजगार हैं सड़कों पे धरने प्रदर्शन करते नजर आते हैं, कहते हैं कि हम ये फला कंपटीशन की तैयारी करके आए थे लेकिन पूरा नहीं हो पाया, ऐसा क्यों हो रहा है? सर क्योंकि ये वैकेंसी एक तो टाइम टू टाइम नहीं निकालते और कम निकालते हैं, इस वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और सर राजस्थान की बात है कि RPSC के पास UPSC SSC जैसा कोई कैलेंडर नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है, कब पेपर लेते हैं कब कैंसिल कर देते हैं, और ये एक तो काफ़ी समय पे निकालते हैं वैकेंसी, और इसमें कोई एज रिलैक्सेशन भी नहीं देते हैं। लास्ट टाइम ना आपने देखा हो 2016 की वैकेंसी थी SI की, अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली, और ये इसके बाद ये आई 859 पदों पर बस। सभी परीक्षाओं में ऐसा ही हाल है कि केवल एक आध परीक्षा को छोड़ दें तो बाकी सब ठीक है? एक्चुअली देखा जाए तो राजस्थान में बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जिसको टाइम तो देते हैं, एक लिमिटेशन टाइम देते हैं, लेकिन उसको बाद में पोस्टपोन किया जाता है। ये मोस्ट ऑफ देखने को मिला है राजस्थान में। तो उससे क्या है, स्टूडेंट आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि परीक्षा हमारी सही समय पर होनी चाहिए, समय पर रिजल्ट आए, समय पर रिजल्ट आए, जिससे किसी प्रकार की अच्छा, कोचिंग है इस क्षेत्र में बहुत सारी खुल गई है। आपको लगता है कि ये कोचिंग का जो व्यवसाय है वो बढ़िया चल रहा है? युवा बेरोजगार अगर इसी तरह से आते रहेंगे तो ये व्यवसाय आगे पनपता रहेगा? कोचिंग व्यवसाय तो बहुत ही शानदार चल रहा है, लेकिन जो युवा बेरोजगार हैं वो बिल्कुल, उनका तो कोई अता पता नहीं है एग्जाम कब होगी। कोचिंग वाले बिल्कुल बेच चलेंगे। कोचिंग वाली बात तो ये, इसका मतलब एक माध्यम मिल जाता है, जरिया मिल जाता है पढ़ाई करने का, आपको सिलेबस पता चल जाता है, सिलेबस पता चल जाता है, बाकी तो आप भी जानते हैं। सेल्फ स्टडी से वो बात नहीं होती? नहीं हो पाता। सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप कौन सा सिलेबस लेकर के आए हो अभी आप? PSI की आप भी तैयारी कर रहे हो? जी जी, हो जाएगा टाइमली एग्जाम? टाइमली एग्जाम सर लगता तो है, लेकिन सर 2016 में जो वैकेंसी आई थी PSI की सर, उसका एग्जाम 2018 में हुआ था। पटवारी के भी कुछ बेटे होंगे आप में से कोई? तो पटवारी का क्या चल रहा है? एक्चुअली सर फर्स्ट प्रिफरेंस हमारा पटवारी का था, लेकिन जब डेट क्लोज आई तो तभी एग्जाम पोस्टपोन हो गया, इस वजह से हमें सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ा। जेईई में भी ऐसा ही हुआ था कुछ? हाँ, जेईई के एग्जाम में? हाँ, जेईई के एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ था। तब आपको उम्मीद लग रही है कि समय पे परीक्षाएं हो जाएगी और समय पे पहले की तुलना में कुछ ठीक तौर पे एग्जाम यहाँ पर दे पाएंगे आप? जैसे कि अभी रीट का जो डेट डिक्लेयर किया उस टाइम शायद जेनो का कोई फंक्शन है, तो बहुत से स्टूडेंटों की डिमांड है कि डेट को आगे पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से रीट भी दे रहे हैं कोई? नहीं, रीट कोई नहीं दे रहे? रीट के आप रीट दे रहे हैं? अच्छा, रीट में किस तरह की बात चल रही है? जो अभी बात सामने आई कि इस परीक्षा को अभी टालना चाहिए, आप सहमत हैं? जी सर, इससे सहमत नहीं हूँ मैं। जैसे कि बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं रीट का, और पहले भी जैसे पटवारी की हुई थी, जैसे ही डेट क्लोज आई तो वैसे पटवारी को पोस्टपोन कर दिया, और मेरे को हिसाब से यूँ लगता है कि ये भी ऐसे ही करने वाले हैं, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। तो अभी जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर के किस तरह की तैयारी आप लोग की है? जी हमारी तैयारी तो बेटर है, पर अब गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, क्या कर ले। देखिए, ये सभी युवा हैं वो एक बात ये कहते हैं कि ये पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी तैयारी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि इनकी परीक्षा है वो समय पे हो पाएगी, उसका परिणाम समय पे आ पाएगा और फिर इन्हें नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आशंकाओं के जो बादल हैं वो इन पर हमेशा इसी कदर मंडराए रहते हैं।
ऑटो में सफ़र करते हुए अब हम आ पहुंचे हैं कोचिंग संचालकों के पास में। राजधानी में कोचिंग का संसार बढ़ता जा रहा है और अघोषित कोचिंग हब भी बन गए हैं, लेकिन जो अब सरकारी स्तर पर जो कोचिंग का हब तैयार किया जा रहा है प्रतापनगर में, उसे लेकर के किस तरह से कोचिंग संचालक तैयार है या उनकी किस तरह की कंसर्न है, उनसे बात करने के लिए हम पहुँचे हैं। विभिन्न कोचिंग संचालक इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है और कोचिंग महासंघ के पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैडम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग अभी जिस तरह से रिद्धि सिद्धि इलाके में चला रहे, इससे पहले आप मंगल मार्ग और टोंक फाटक पर चला रहे थे, क्या अभी आपको लगता है कि ये अघोषित कोचिंग हब है वो स्थायी है या फिर ये भी अस्थायी है और आगे कभी भी यहाँ से आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है? देखिए, ये दुविधा तो शुरू से भी थी और अभी भी है, और इस चीज़ को देखते हुए ही हम कोचिंग संचालकों ने ही सरकार से मांग की थी कि आप हमें एक बार लालकोटी से हटा रहे हैं, एक बार टोंक फाटक से आपने हटाया, और अभी भी जो है कोई स्थायित्व नहीं है। हालांकि स्टूडेंट्स को सुविधाएं देने में हर तरीके से सारे कोचिंग संचालक सक्षम भी हैं और लोग दे भी रहे हैं। जैसा कि यदि आपने अग्निकांड वाला जो हिसाब किताब देखा था, आग कहीं लग जाती है और सीधा हर किसी का नज़रिया कोचिंगों के ऊपर जाता है कि बच्चों को किस तरीके से, हमारे बच्चे सेफ हैं या नहीं सेफ हैं, पानी की क्या व्यवस्था है, पार्किंग की क्या व्यवस्था है। और अभी कोविड-19 के दौर में आप कोचिंग में किस किन बच्चों को पढ़ाते हैं, किस किस कोर्स की तैयारी कराते हैं? देखिए, मैं अगर केवल मेरे कोचिंग की बात करूं तो मेरे यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं हम लोग और नेट जेआरएफ की तैयारी कराते हैं। बाकी इस पूरे गोपालपुरा रोड की यदि हम लोग बात करें तो हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम आईआईटी मेडिकल टिल हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, यानी कि बिगिनर्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव तैयारियां हैं वहां से लेकर के जो राष्ट्र की उत्कृष्टतम सेवा है सिविल सर्विसेज है, हम पूरी की पूरी तैयारियां सारे इस पूरे गोपालपुरा रोड पे हर कोचिंग को यदि इवेल्युएट किया जाए तो आपको ये सभी जो है वो मिल जाएंगे। जब एक जगह आप प्रतापनगर पहुंच जाएंगे तो क्या वहां पर किस तरह से रहेगा? क्या आप लोगों की कोई कंसर्न उसमें ली गई है? क्या आपको बताया गया कि किस तरह की सुविधा रहेगी? उसके बारे में कोई जानकारी आप लोग? अफसोस इसी बात का है कि जब हमें यहाँ पर नोटिस दिए जा रहे थे तब हमने सरकार से मांग की और हमने कहा कि हमें एक कोचिंग हब दिया जाए। तो वो कोचिंग हब की जगह हमारे लिए अलॉट की गई है, हमारे लिए सरकार ने निश्चित की गई, लेकिन अधिकारी हमारे लिए दी जाने वाली कोचिंग हब की ज़मीन को बेचना चाहते हैं और वो सबको बेचना चाहते हैं, सिर्फ कोचिंग संचालक को ही नहीं। वो ओपन रूप से खुला निविदा आमंत्रित करके जो चाहे वो वहाँ ज़मीन खरीद सकता है। ऐसे में वो महंगी ज़मीन बिकेगी और कोचिंग संचालक इस समय जो सर्वाइव कर रहा है, वो अपने जिंदा रहने के जद्दोजहद में है, वो वहाँ महंगी ज़मीन खरीद नहीं पाएगा। ऐसे में दूसरे लोग उसको खरीदेंगे और कोचिंग हब में कोचिंग संचालक के बजाय दूसरे लोग नजर आएंगे। ऐसे समय में इस प्रकार जमीनों को बेचकर कोचिंग हब को डेवलप नहीं किया जा सकता। किस लिहाज से आप देखते हैं कि कोचिंग संचालकों के बारे में जो पॉलिसी बनती है उसमें क्या आप लोग की कोई कंसर्न ली जाती है या नहीं? सर, कोचिंग संचालकों की कोई भी कंसर्न नहीं ली जाती है, गवर्नमेंट खुद के रूल बनाती है। जैसे बात करें जो हब बन रहा है, हब के लिए कोई रूफ रेखा नहीं है, किसी भी कोचिंग संचालक को ये भी नहीं पूछा गया कि आप किसी भी प्रकार की कोई रूप रेखा नहीं है कि भाई कौन कोचिंग उसमें चलाएगा। बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और महंगे दामों में जब कोचिंग संचालक वहाँ जाएगा तो ओबियसली बात है उसके लिए भी जो है बड़े दामों में प्रॉपर्टी मिलेगी। जब उस हब में जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका दबाव जो है विद्यार्थियों पर पड़ता है, क्योंकि जब कोचिंग संचालक है तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम उसका वो कुछ नहीं रहेगी। तो जब बड़े महंगे दामों में जब बड़े बड़े बिल्डर्स खरीद लेंगे सीधा तौर पर ये फीस पर दबाव आता है, विद्यार्थी के जीवन पर दबाव आता है। उनकी कोचिंग हब बन रहा है उसे लेकर भी कई तरह की आशंकाएं और कोचिंग संचालकों के मन में भी हैं और कई तरह की अपेक्षाएं वे करते हैं सरकार से कि उन्हें भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से हम कोचिंग पर बात कर रहे हैं तो क्या कोचिंग का जो आप संचालन करते हैं उसमें तमाम नियम कायदों का ध्यान रखते हैं? जिस तरह से आपने कहा कि अग्निशमन वाली बात आई तो फायर सेफ्टी वाले जो मेजर्स हैं आप पूरे कर रहे हैं? क्योंकि मैं कई कोचिंग संस्थाओं में जाता हूं तो देखता हूं कि वहां पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ रही है। कोरोना में जो मास्क के नियमों की बात करते हैं वो भी दिखाई नहीं देते हैं। आप कोचिंग एसोसिएशन चलाते हैं तो ऐसे कई कोचिंग संस्थान आपके साथ जुड़े हैं, किस तरह से आप लाइबल हैं कि सरकार जो कह रही है उन नियमों की पालना भी आप कर रहे हैं? सरकार, राज्य सरकार ने जिस समय लॉकडाउन समाप्त किया जा रहा था, कोचिंगों को खोला जा रहा था, उस समय हमें एक पत्र दिया और हमें कहा कि आप अपने स्टूडेंट्स को दीजिए, हम कोरोना वॉरियर बनाएंगे। हमने इंतज़ार किया सीएमएचओ का, सीएमएचओ हमारे पास नहीं आए, राज्य सरकार के कोई अधिकारी नहीं आए।
जब एक साल बर्बादी के कगार से निकलकर हमारे कोचिंग संचालक आए हैं तो वो अपने आप को जिंदा रखने की जद्दोजहद में। लेकिन सर कोचिंग में जो जिस तरह की भीड़ भाड़ हम देखते हैं वो तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मैक्सिमम कोशिश की जाती है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार हमारे महासंघ के साथ में मिलकर कोई ऐसी क्रिया प्रणाली अपनाए जिससे कि जो जहां अवहेलना हो रही है उन कोचिंग संचालकों के साथ हम उस प्रकार का व्यवहार करें, उनको दंडित किया जाए। लेकिन हम नहीं कर सकते। वार्ता करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम आपस में मिलकर के कोचिंग एसोसिएशन या महासंघ कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिनमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी शामिल करें, कुछ पदाधिकारी हो, कुछ रैंडम कोचिंग संचालक हो, जो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि हम जो कह रहे हैं गवर्नमेंट को, जो हम पेश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए हर तरीके से सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी मेजर्स पूरे होंगे और ये जो नियमों की धज्जियाँ हैं। पहली बात तो ये कि आजकल अगर हम कोरोना गाइडलाइन को देख रहे हैं, मैं ये नहीं समझती कि जो भी कोचिंग संचालक है वो कम से कम इतने समझदार तो होंगे। हम केवल बच्चों की लाइफ को सिक्योर करने की बात नहीं करते हैं। अगर हम उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं तो हमारी भी लाइफ कहीं ना कहीं रिस्क में है। हमारे कोचिंग संचालक खींचते हैं कोर्स को आगे? नहीं, कोचिंग संचालक नहीं खींचते हैं। जब एक भर्ती आती है और जब वो भर्ती बार बार अटकती है और बार बार छात्र इस असमंजस में रहता है कि इस बार दोबारा भर्ती निकाली जाएगी तो वो दोबारा तैयारी करता है। तो एक ही कोर्स की सरकार के रवैये के कारण एक छात्र को 2 बार 3 बार 4 बार तैयारी करना पड़ रहा है। 4 कोचिंगें भी पकड़नी पड़ती है। सरकार जब भी विज्ञप्ति जारी करती है तो वो भर्ती का एक वो होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए कि 6 महीने में कंप्लीट हो जाए। 6 महीने बाद स्टूडेंट अगर कोई भर्ती 2 साल के लिए अटक गई तो उसको जयपुरी रहना पड़ता है।